हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा एजुकेशन में। मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड साइकोलॉजी का नेक्स्ट वीडियो आप सबके सामने है। आज हम MPC 001 जिसका नाम है कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी का पार्ट 9 करेंगे। ब्लॉक नंबर 1 इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंटिन्यू है और आज हम यूनिट नंबर 1 कॉग्निटिव साइकोलॉजी का लास्ट वीडियो करेंगे। मीन्स कि आज हमारे इस वीडियो पर यूनिट 1 जिसका नाम कॉग्निटिव साइकोलॉजी है ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कंप्लीट समरी ऑफ द यूनिट 1 कॉग्निटिव साइकोलॉजी। मींस कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो यूनिट है उसका हम कंप्लीट समरी इस पूरे वीडियो में करने वाले हैं। टॉपिक ऑफ दिस वीडियोस मींस कि इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। जिन टॉपिक्स पे हम ऑलरेडी वीडियो देख चुके हैं मगर वो पार्ट्स में थी, अब हम उन्हें कंक्लूड करेंगे या फिर हम ये कहें कि उन्हें सबको कुछ मिनट्स के अंदर रिवाइज करेंगे। शुरू करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन से कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन कॉग्निशन का साइंटिफिक स्टडी होता है जिसमें सारे मेंटल एबिलिटीज़ परसीविंग, लर्निंग, रिमेंबरिंग, थिंकिंग, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, फॉरगेटिंग, जितनी भी हमारी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं उन सबको इंक्लूड किया जाता है। कॉग्निशन टर्म जो है वो लैटिन वर्ड कोग्नोसियर से आया है जिसका मतलब होता है टू नो यानी कि जानना। जितनी भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फॉर्म्स हैं उनमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो बिल्कुल कॉमन होती हैं। पहला होता है कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में। दूसरा कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेसेस जो हैं वो कॉग्निटिव प्रोसेसेस में डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं, ऐसा बिलीफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी करती है। तीसरा, इसका पूरा फोकस होता है कॉग्निशन को चेंज करने में ताकि डिज़ायर्ड चेंजेस को प्रोड्यूस किया जा सके इमोशंस में, बिहेवियर में। ये एक टाइम लिमिटेड और एजुकेशनल ट्रीटमेंट होता है जो कि पूरा तरह से फोकस्ड होता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे। नेक्स्ट है इसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 एरियाज। मींस कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉग्निटिव थेरेपी जिसका फोकस होता है एलिमिनेट करना साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेसेस को और इसे हम शॉर्ट में CT भी कहते हैं। दूसरा है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसका जो टारगेट होता है वो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेसेस को एलिमिनेट करने के साथ साथ नेगेटिव बिहेवियर को एलिमिनेट करना भी होता है और इसे हम शॉर्ट में CBT कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा हुआ था रिसर्च मेथड्स इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जो रिसर्च मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें हमने 4 मेथड्स के बारे में पढ़ा। पहला था एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर जिसमें कि हम ह्यूमन बिहेवियर के जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरा रिसर्च मेथड हमने पढ़ा था साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च जिसमें हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कॉग्निशन और ब्रेन स्ट्रक्चर में। तीसरा जो मेथड था वो था सेल्फ रिपोर्ट, केस स्टडीज़ एंड नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। तो सेल्फ रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो कि पर्सन खुद तैयार करता है कोई भी कॉग्निटिव टास्क परफॉर्म करते वक्त। सर्वे जो होता है वो बहुत ही कॉमन फॉर्म है सेल्फ रिपोर्टिंग का। नेक्स्ट था ऑब्जर्वेशन स्टडीज़। मींस कि दूसरा कोई पर्सन हमारे जो बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है और उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और रिपोर्ट बनाता है। फिर था केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ में जो फैक्ट्स किसी पर्सन की लाइफ में हो चुके हैं उसके बेसिस पे हम रिपोर्ट को तैयार करते हैं, उसे केस स्टडीज़ कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेथड था वो था कंप्यूटर सिमुलेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर सिमुलेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ह्यूमन कॉग्निशन की जो थियरीज़ हैं उनको कंप्यूटर पर अप्लाई करके देखते हैं और फिर चेक करते हैं कि कंप्यूटर पर वो प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जस्ट ऑपोजिट है कंप्यूटर सिमुलेशन का कि उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन कॉग्निशन की जो थियरीज़ हैं उनको अप्लाई किया जा सके, बल्कि कंप्यूटर को ही कुछ इस तरीके से बनाया जाए ताकि हम जो ह्यूमन माइंड है उससे रिलेटेड बातों को उससे रिलेट करके समझ सकें कि शायद जब इसमें ऐसा हो रहा है तो ह्यूमन माइंड में भी वैसा होता होगा। उसके बाद हमने डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ा जिसमें हमने 12 टॉपिक्स पे बात की थी और इसमें 3 वीडियोस हुई थी जिसमें कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, परसेप्शन, थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, अटेंशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज
कॉन्शियसनेस, मेमोरी, इमेजरी, लैंग्वेज, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, पैटर्न रिकॉग्निशन, ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी के बारे में डिटेल में बात की थी। उसके बाद हमारी वीडियो हुई अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे, कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी का इतिहास क्या है। तो उसको हमने 4 मेन पॉइंट्स में बांटा, जिसमें पहला था अर्ली थॉट्स ऑन थिंकिंग, मीन्स शुरुआत में थिंकिंग के बारे में क्या सोच थी लोगों की। तो हमने सबसे पहले देखा कि क्वेश्चन था कि नॉलेज कैसे आती है और हमारे दिमाग में कैसे रिप्रेजेंट होती है। तो उसके लिए हमें 2 आंसर्स मिले थे। एम्पिरिसिस्ट के हिसाब से नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस से आती है, और नेटिविस्ट कहते हैं कि ब्रेन में कुछ इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि हमारी नॉलेज का बेस होती हैं। उसके बाद हमने कॉग्निशन इन द रिनाइसेंस एंड बियॉन्ड, मीन्स पुनर्जागरण काल में और उसके बाद कॉग्निशन के बारे में पढ़ा। तो रिनाइसेंस फिलोसोफर और थियोलॉजियंस जो थे वो एक्चुअली सेटिस्फाइड थे ये बात जानकर कि ब्रेन जो होता है वहीं पर नॉलेज लोकेटेड होती है। उसके बाद हमने 18th सेंचुरी में पढ़ा कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो 3 तरह की होती है। एक होती है डायरेक्ट सेंसरी इवेंट से, यानी कि जब हम अपने सेंसेस से डायरेक्ट किसी चीज़ का नॉलेज लेते हैं। दूसरा कि फेंट कॉपीज़ ऑफ परसेप्शन से, कि जब हम सेंसरी जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनसे हम नॉलेज ले रहे होते हैं तो कुछ फेंट कॉपीज़ होती हैं जो आसपास के एनवायरनमेंट की हमारे दिमाग में सेव हो जाती हैं। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज फेंट कॉपीज़ एज इन एसोसिएटेड थॉट, फिर उन्हीं फेंट कॉपीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, हमारे थॉट्स से एसोसिएट होती हैं और एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने बन जाती है। फिर 19th सेंचुरी में हमने देखा कि विलियम जेम्स और अदर साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने फिलॉसफी से दूर होना शुरू किया, क्योंकि वो एक ऐसा डिसिप्लिन बनाना चाहते थे जिसमें कि रिजल्ट्स जो हैं वो एम्पिरिकल रिजल्ट्स पर बेस्ड होने चाहिए। फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन अर्ली 20th सेंचुरी के बारे में हमने पढ़ा कि शुरुआती 20वीं शताब्दी में कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो थी वो किस पायदान पर पहुंची। तो वहाँ पर हमने देखा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज ने एक बहुत ही क्रांतिकारी मोड़ लिया शुरुआती 20वीं शताब्दी में, जहाँ हमने बिहेवियरिज्म और गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी को आते हुए देखा। 1932 में एडवर्ड टॉलमैन, जिन्होंने चूहों पर अपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनके हिसाब से अपना ऑब्जर्वेशन बताया कि उस भूल भुलैया में चूहों ने जो भी सीखा वो एक्चुअली एक लेआउट था, कोई SR कनेक्शन की सीरीज बिल्कुल भी नहीं थी। S मतलब स्टिमुलस और R मतलब रिस्पॉन्स, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स के कनेक्शन की सीरीज नहीं थी वो। फिर फ्रेडरिक बर्टलेट की 1932 में ही बात हुई। उन्होंने कहा कि एबिंगहॉस जो कहते हैं कि ह्यूमन कॉग्निशन की जो मेमोरी और फॉरगेटिंग का प्रोसेस है उसको हम नॉनसेंस सिलेबल्स से सीख सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। तो इस बात को फ्रेडरिक बर्टलेट ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने अपनी एक राइटिंग लिखी रिमेंबरिंग। उसके बाद हमने टॉपिक आगे बढ़ाया और उसमें हमने देखा कॉग्निटिव साइकोलॉजी एज इट इज़ टुडे, मीन्स कि आज के समय में कॉग्निटिव साइकोलॉजी की क्या स्थिति थी। तो हमने देखा कि आज के समय में हम नियो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनके कुछ फोर्सेस हैं जो काम कर रहे हैं, जिसमें पहला फोर्स था द फेलियर ऑफ बिहेवियरिज्म, दूसरा इमर्जेंस ऑफ कॉग्निटिव थियरी, फिर मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स एंड मेमोरी रिसर्च, कंप्यूटर साइंस एंड अदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, और लास्ट हमने पढ़ा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये कुछ ऐसे फोर्सेस थे जिनकी वजह से आज हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में एक रेवोल्यूशन देख पा रहे हैं। उम्मीद है आपको सारे जो टॉपिक्स हैं वो बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो रहे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। नेक्स्ट वीडियो में हमने बात की थी की इश्यूज़ इन स्टडी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में, कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ इश्यूज़ आते हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है। उनकी लिस्ट हमने बनाई है, वो है नेचर वर्सेस नर्चर, मीन्स कि जो इंसान की इनेट क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उसके कॉग्निशन पे ज़्यादा भारी होती हैं या उसका एनवायरनमेंट भारी होता है। दूसरा हमने पढ़ा रैशनलिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म, मीन्स कि तर्कवाद या जिसे हम बुद्धिवाद भी कहेंगे, उसके साथ हमेशा कंपटीशन रहता है अनुभववाद का। तो हमें किस अप्रोच को इस्तेमाल करना चाहिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी को पढ़ते वक्त। स्ट्रक्चर्स वर्सेस प्रोसेसेस, इसमें हमेशा ये विवाद रहता है कि हम ह्यूमन का जो माइंड है उसके स्ट्रक्चर्स का स्टडी करें या उन प्रोसेसेस का स्टडी करें, जिससे ये पता चलता है कि ह्यूमन थिंकिंग कैसे होती है।
फिर डोमेन जनरलिटी वर्सेस डोमेन स्पेसिफिसिटी, मीन्स कि एक डोमेन में जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं क्या वो अदर डोमेन्स में भी वैसी ही होती हैं या वो किसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए ही अप्लाई होती हैं। फिर वैलिडिटी ऑफ कॉजल इन्फेरेंसेस, मीन्स कि जो हमारे निष्कर्ष निकलते हैं उनमें और जो पारिस्थितिक वैधता होती है उनमें हमेशा कंपटीशन बना रहता है। अप्लाइड वर्सेस बेसिक रिसर्च, मीन्स जो बेसिक रिसर्च है और अप्लाइड रिसर्च है इनमें हमेशा कंपटीशन रहता है और हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं। बायोलॉजिकल वर्सेस बिहेवियरल मेथड्स, बायोलॉजिकल जो मेथड्स होते हैं वो ये कहते हैं कि ह्यूमन माइंड जो है उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को डायरेक्टली जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके थ्रू हमें स्टडी करना चाहिए, जबकि बिहेवियरल मेथड्स ये कहते हैं कि हमें किसी भी कॉग्निटिव टास्क या जो कॉग्निटिव टास्क है उसको करते वक्त उसके बिहेवियर को नोटिस करना चाहिए, जिसमें हम ये देखें कि उसे कितना टाइम लग रहा है उसको मेंटल ऑपरेशन को करने में, और साथ में कि वो कितने जो ऑपरेशंस हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, कितने काम हैं जो बिल्कुल ठीक कर रहा है। ये सारे इश्यूज हैं जो हमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी को पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। उम्मीद है आपको सभी जो पॉइंट्स हैं या पूरा जो चैप्टर है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी जो मेहनत है वो कैसी लग रही है।